चैनिका, फेल्योर आपने भी देखे होंगे, फेल्योर मैंने भी देखे हैं। कैसे आपने फेल्योर को हैंडल किया? कैसे आपने ये सिचुएशन को टैकल किया? और वो बच्चे जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? फर्स्ट ईयर में जब अटेम्प्ट किया था, उस टाइम पे मोस्ट एग्जाम में मेरा 0.25 0.5 ऐसे नहीं हुआ था। तो उस टाइम पहले तो बहुत डिमोटिवेट होती थी कि इतना कम से नहीं हुआ। फिर खुद को पुश किया कि अगर इतना कम से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। मैंने खुद को बहुत पुश किया था। और एक्चुअली मैंने फर्स्ट ईयर में जितना किया था हार्ड वर्क, सेकेंड ईयर में उससे बहुत ज्यादा मैंने हार्ड वर्क किया था। और एक्चुअली मेरा कट ऑफ से बहुत अच्छे से मेरा सिलेक्शन हो गया था, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया है। 2024 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं। कैसे करेंगे? कैसे होगा? मैथ्स कैसे होगी? रीजनिंग कैसे होगी? इंग्लिश कैसे होगी? जीए कैसे होगा? टाइम टेबल क्या है? सही तरीका क्या होता है? प्रॉब्लम्स को सर कैसे टैकल करें? सर कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का। फेल्योर सर एक्सेप्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वो बच्चे जो ऑलरेडी इन सब सिचुएशन से निकल चुके हैं, वो आपको गाइड करें, वो आपको एक सही दिशा बता सकें कि उन्होंने जिंदगी में कौन कौन सी डिफिकल्टीज देखी हैं, ताकि आप वो सिचुएशन जो है वो ना देख पाए। आज हमारे साथ चैनिका है। हाय चैनिका, हाउ आर यू? सर आई एम गुड। चैनिका, सबसे पहले ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है, और कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है, और अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? हाँ सर। सर मैं आसाम से हूँ, गुवाहाटी। मैंने एमएससी किया हुआ है मैथ्स में, कॉटन यूनिवर्सिटी से। अभी मुझे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ दोनों में मिला था, फिर मैंने पीओ चूज किया। और अभी मेरे नौलबाड़ी ब्रांच में पोस्टिंग हुआ है। ये कहाँ पे है? आसाम में ही है? आसाम में ही है। तो चैनिका, क्या एमएससी हमने मैथ से किया था इसलिए हमें लगा कि नहीं यार, मैथ तो आ रही है, इंग्लिश जी और रीजनिंग और पढ़नी है, और बैंक हम क्लियर कर लेंगे, मतलब ये थॉट हमारे दिमाग में था बैंकिंग की प्रिपरेशन करते समय? थोड़ा था, क्योंकि मैथ्स में स्ट्रांग थी मैं पहले से ही, तो इसलिए वो था एक। और बाकी इंग्लिश भी अच्छा ही था, इतना बुरा नहीं था। और बाकी रीजनिंग और जीएस का प्रॉब्लम था, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम था, तो बाकी कर लिया। ओवरऑल चैनिका, मतलब जब से हमने स्टार्ट किया होगा तैयारी करना, और जब हमारी फाइनली हमारा सिलेक्शन हुआ, तो ये दोनों टाइम जोन में टोटल कितना ड्यूरेशन लगा, मतलब कितना समय लगा टोटल हमें? सर 2 इयर्स लग गया। 2 साल का समय हमें लग गया। राइट, ठीक है, ओके। सो जैसे चैनिका, आपने कहा कि जीए आपका एक बहुत ही वीक सब्जेक्ट था, और बहुत आपने उस पर काम किया है, तो थोड़ा हमें भी बताइए कि आपने उस पर कैसे काम किया है, बिल्कुल बेसिक से। और वो बच्चे जो जीए में बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि जीए को कैसे पढ़ना चाहिए? सर ऐसे तो डेली पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो डेली पढ़ना चाहिए और फिर रिवीजन करना चाहिए, लेकिन मेरा वो होता नहीं था। मैं जब भी डेली पढ़ने ट्राई करती थी, फिर कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट आ जाता था कि पढ़ाई छूट जाता था। तो इसलिए मैं क्या करती थी कि वीकली जो वीडियोस आते थे अफेयर्स क्लाउड का, वो देखती थी। और अगर टाइम मिलता था डेली, तो मैं कपिल काथपाल सर का डेली जीए देखती थी। तो वो देख के फिर नोट्स बनाती थी, वहां से रिवीजन कर लिया। और वो जो वीकली वीडियो था वो मतलब 3-4 बार, जितना बार हो सके मैं रिवीजन करती थी। एग्जाम के पहले भी वो ही रिवीजन करती थी पूरा। ओके। चैनिका, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम ग्रेजुएशन तक हमें मालूम ही नहीं होता कि रीजनिंग कुछ है। मतलब हाँ। हमने कहावतों में ना कहो कभी सुना होगा कि अरे रीजनिंग लगाओ ना, बस इतना हाँ। ही हमने सुना होगा कि हाँ, रीजनिंग कोई एक वर्ड है। हाँ ओरिजिनल सर। में जब हम तैयारी करने आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, रीजनिंग में टोटल 20 सब्जेक्ट भी होते हैं, 20 टॉपिक होते हैं, और अलग अलग तरीके से हमें पढ़ना होता है। तो रीजनिंग में चयनिका आपकी बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कैसी थी, चाहे मिसलेनियस टॉपिक हो गए या फिर पजल के टॉपिक हो गए? और वो बच्चे जो रीजनिंग में थोड़ा परेशान होते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? वो सर का मैं नाम भूल गई अभी, उनसे मैं पढ़ती थी। तब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था,
लेकिन ऐसा स्पीड डेवलप नहीं हुआ था। जितना भी प्रैक्टिस कर लूं, और जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट वो सब थे, उसमें तो एकदम ही स्पीड नहीं था। फिर कहाँ से पता नहीं आपका नाम देखा, फिर आपका वीडियोस देखा। फिर देख के आप जो बोलते थे खाली मेरा क्लास करो और फिर हो जाएगा, सब हो जाएगा, बाकी कुछ रीजनिंग का पढ़ने का नहीं है। तो एक्चुअली वही हुआ। आपका देखा, खाली पूरा डेली देखती थी आपका, जितना भी सेशन हो सुबह का या शाम का, वो देखती थी। और वैसे वैसे पता नहीं कैसे स्पीड भी बढ़ गया, एक्यूरेसी भी बढ़ गया रीजनिंग में। पहले रीजनिंग में मार्क्स नहीं आता था, पहले पहले एकदम पहले पहले, उसके बाद रीजनिंग में मेरा हाई स्कोर रहने लगा। बहुत बढ़िया, हमें खुशी है कि जो कंटेंट हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, आप लोग उसे प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं और अपने सिलेक्शन को आप इंश्योर करते हैं। चैनिका, मैंने पजल में टॉप 10 का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इजाद किया था। और वो टॉप 10 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर हो चुका है। हाँ हाँ क्योंकि सर। और उसके सिलेक्शंस भी मुझे काफी मिले हैं। आपके लिए टॉप 10 कितना वर्थफुल था चयनिका? और आपको क्या लगता है कि बच्चों को टॉप 10 को जो है वो क्यों सीरियस होके जो है वो उसे लेना चाहिए, जो कि उनकी स्पीड एक्यूरेसी में उन्हें इम्प्रूव करेगी? सर वो एग्जाम में तो बहुत काम आता है, वो स्पीच जो होता है ना, उस टाइम पे अगर वो आप जो जोश देते हो ना कि टॉप 10 में है, अब नाम आना है टॉप 10 में, तो एकदम फटाफट करो और एक्यूरेट भी होना पड़ेगा। एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, वो क्लास में भी वही प्रेशर होता है। तो एग्जाम में जाके कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता रीजनिंग के पेपर करने में। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये खुशी है कि आपने उस चीज को काफी यूटिलाइज किया था, है ना। और इसका फायदा, जैसे आप कह रहे हैं, कि आपके स्पीड में भी हुआ है, और ओवरऑल फायदा तो हम देख ही रहे हैं कि आज ये अधिकारी बन चुके हैं आरआरबी पीओ की। चैनिका, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए? और अगर मान लो मैं बिगनर हूं, मैंने अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो मुझे मॉक की वैल्यू जो है वो कैसे समझ आए कि नहीं यार, ये जो है वो गेम चेंजर हो सकता है मेरे लिए? सर मॉक तो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उसमें वो एग्जाम में जो फील होता है वो मॉक में ही होगा। और मॉक में ऐसा नहीं है कि पॉज करके सॉल्व कर लो फिर मार्क्स अच्छे से आ जाए। नहीं, एकदम एग्जाम की तरह जैसे देते हैं, एकदम बिना पॉज के, तो वैसे देते हैं तो बहुत काम आता है। मैंने बहुत सारा मॉक दिया था, मुझे याद भी नहीं मैंने कितना मॉक दिया था डेली। तो 2-3 दे ही देती थी मॉक। इधर से परचेज के कर लिया मॉक, वहां से कर लिया परचेज। तो वैसे वैसे बहुत देती थी मॉक। चैनिका, क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हमें जिंदगी के हर फेज में सुनने को मिलता है। मतलब जी इसकी सर। कोई उम्र की मर्यादा नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए, आप गवर्नर बन जाइए, आप जो भी बन जाइए, आपको क्रिटिसाइज करने वाला कोई ना कोई हमेशा मिलेगा। हाँ लेकिन सर। हमें ये ज्यादा तब रियलाइज होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। किसी ने बोल दिया कि अरे ये 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इनका हो नहीं रहा, इनका ब्याह करवा दो अब। कोई कह रहा है कि अरे ये 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इनका हो नहीं रहा है, इनको अब प्राइवेट जॉब में भेज दो। कोई कह रहा है कि अरे इनके 2-3 एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए, ये नहीं कर पाएंगे, काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो। और जहां लोग ऐसे बोलते हैं तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं चयनिका का, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और ये क्वेरीज मेरे पास बहुत सारी अक्सर आती हैं। आपने भी ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन चयनिका जरूर देखी होगी, क्योंकि हम सभी ने ये सब देखा है। हाँ आपने इस सिचुएशन को चयनिका कैसे हैंडल किया? और वो सारे बच्चे जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, उनको आप सर। क्या संदेश देंगे? सर ऐसा तो बहुत था, बहुत टाइम ऐसा सुना, खुद के रिलेटिव से सुना ऐसा बात। फिर मेरा भी ऐसा था कि बहुत जल्दी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। लेकिन मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा पुश करती है मुझे हमेशा। अगर मैं डिमोटिवेट फील करती हूँ तो वो एकदम आके मतलब बोलेगी, नहीं नहीं, अभी तो बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो लोगों को, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुमको सपोर्ट करते हैं, तुमको जो करना है तुम वो ही करो। उनकी वजह से मैं इतना प्रिपरेशन कर पाई इतना अच्छे से। तो मेरा खुद खुद का कुछ नहीं है, पूरा मम्मी का है। तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिला है ना, एक हाँ मतलब एक अंदर से था कि नहीं यार, जब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो करना चाहिए। हाँ चैनिका, जब हम लोग आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन देखते हैं, तो एक कॉलम आता है सैलरी वाला। और हाँ सैलरी वाले कॉलम के नीचे दो चार चीजें और लिखी होती हैं।
ये पक्ष मिलेगा, ये पक्ष मिलेगा, ये अलाउंसेस मिलेंगे, ये अलाउंसेस मिलेंगे। ये सब क्या है चैनिका? क्या इन सारी बातों में कुछ रियलिटीज है? क्या ये हमें रियलिटी में कुछ मिलता है, या बस केवल नोटिफिकेशन में ही केवल लिखा होता है? सर मिलते हैं, मिलते हैं। अभी तो नहीं मिला क्योंकि अप्लाई नहीं किया, वो सब अलग अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो वो लेकिन मिलता है, सुना, सबसे सुना, देखा भी, सबका सैलरी स्लिप भी देखा। तो मिलता है, जब अप्लाई करते हैं तो मिलता है। हाँ, मतलब ये सारी चीजें रियलिटी है, मतलब ऐसा कुछ हाँ नहीं हाँ है कि केवल नोटिफिकेशन में ही लिखा हाँ है ना? हम भी कल को हाँ पीओ बनेंगे तो ये सब हमारे खाते में भी आएगा। हाँ। अच्छा, चैनिका, फेल्योर एक ऐसा वर्ड है जो कोई नहीं सुनना चाहता। मतलब हर कोई चाहता है कि घर से निकले और चौराहे में सिग्नल बिल्कुल ग्रीन मिला रहे और हम तुरंत निकल जाएं आगे। हमने तैयारी चालू करी और बस पहले ही अटेम्प्ट में सीधे यूपीएससी, एसबीआई, पीओ, आरबीआई ग्रेड भी सब निकल जाए। हम्म, और और बस तुरंत जो है हम जॉब पा लें। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती चैनिका। हमें ये हम्म, मालूम है कि अगर जनवरी में बहुत ठंडी है तो मई में बहुत गर्मी भी पड़ेगी, और मई में बहुत गर्मी है तो जनवरी में वापस ठंडी आएगी। तो ये प्रकृति का नियम है, जीवन का नियम है, इसे हमें समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो एक फेल्योर आया, दो फेल्योर आया, अरे 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 मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैंने अपना 100% दिया उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो अब ये तैयारी नहीं करने वाला हूँ। कई सारे बच्चे चैनिका रोने लगते हैं। मतलब मैं तो टीचर हूँ, मेरे पास तो अब ये क्वेरीज आती रहती हैं कि अरे सर बताइए, इतनी मेहनत मैंने करी, इतनी मेहनत करी, और 0.25 से रह गया, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है सर, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगी, और मैं आगे तैयारी अब नहीं कर सकता। चैनिका, फेल्योर आपने भी देखे होंगे, फेल्योर मैंने भी देखे हैं। कैसे आपने फेल्योर को हैंडल किया? कैसे आपने ये सिचुएशंस को टैकल किया? और वो बच्चे जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर मेरा भी हुआ था फर्स्ट ईयर में जब अटेम्प्ट किया था। उस टाइम पे सब एग्जाम में, मोस्ट एग्जाम में मेरा 0.25 0.5 ऐसे नहीं हुआ था। तो उस टाइम पहले तो बहुत डिमोटिवेट होती थी कि इतना कम से नहीं हुआ। फिर खुद को पुश किया कि अगर इतना कम से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस था खुद में कि अगर इस साल मैंने इतना पढ़ के अगर मैंने इतना कर लिया तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं इससे ज्यादा पढ़ के उससे ज्यादा मैं मार्क्स लाऊंगी, कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स लाऊंगी। मैंने खुद को बहुत पुश किया था। और एक्चुअली मैंने फर्स्ट ईयर में जितना किया था हार्डवर्क, सेकेंड ईयर में उससे बहुत ज्यादा मैंने हार्डवर्क किया था। और एक्चुअली मेरा कट ऑफ से बहुत अच्छे से मेरा सिलेक्शन हो गया था, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। चैनिका, डे वाइज डिसिप्लिन क्या होता है? मतलब हमने तो यार बहुत इंटरव्यू देखे हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो दिन में ना सर 24 घंटे होते थे, हम 26 घंटे पढ़ते थे सर। हम जो है वो सीधे 25 घंटे का शेड्यूल बनाते थे और 25 घंटे को फॉलो किया करते थे। तो एक चैनिक का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्या होता है, और कैसे हम, अगर मैं अभी तैयारी कर रहा हूं तो मैं कैसे अपने दिन को जो है वो बैलेंस करूं कि मैं स्टडी भी कर पाऊं, अदर एक्टिविटीज भी कर पाऊं, 7 से 8 घंटे की नींद भी ले पाऊं, और मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी चलती रहे? सर मेरा तो था, मैं सुबह उठती थी, 7 बजे से क्लास करती थी पूरा। जो भी पढ़ना था 7 बजे से पढ़ो, या फिर कभी कभी 8 बज जाता था तो वैसे पढ़ती थी पूरा। एकदम दोपहर को 2 बजे तक पढ़ती थी मैं। उसके बाद रेस्ट कर लिया, फिर शाम को 5 या 6 बजे फिर बैठ गई पढ़ने के लिए, और रात को 10 बजे तक। उसके बाद 11 बजे सो जाती थी मैं। तो मेरा वही शेड्यूल था, कभी सोचा नहीं कि कितने घंटे पढ़े, वो सब कभी नहीं सोचा, बस डेली रूटीन फॉलो किया था मैंने। ओके, मतलब एक आप जो भी एक रूटीन आप बैलेंस कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यूएशन के साथ करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये लग रहा है कि आपने आज पढ़ा है, फिर अगली पढ़ाई आप 4 दिन बाद करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। क्योंकि हाँ आप कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे उसी को सफलता मिलती है जो दिन रात एक करके हार्डवर्क करता है। आपका डिसिप्लिन हो सकता है 4 घंटे का हो, 5 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, लेकिन जो हाँ डिसिप्लिन है उसको आप कंसिस्टेंट फॉलो करिए।
हाँ, एट द एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेस्टिवल संडेज वगैरह कुछ नहीं था, हमेशा खाली पढ़ो। किसी का शादी अटेंड नहीं करना है, किसी का बर्थडे अटेंड नहीं करना है, खाली घर पे रहो और पढ़ो। हाँ मतलब ये बीइंग अ टीचर हम भी कहते हैं कि देखो ऐसा है कि बर्थडे इस साल तुम्हारे दोस्त का, सहेला का, सहेली का हुआ है ना, तो अगले साल भी होगा। लेकिन ये समय अगर आप खुद पे यूटिलाइज कर लेंगे ना, तो शायद अगले साल का उसका बर्थडे और अच्छे से आप मना पाएंगे। हाँ हाँ। तो पहले खुद पे इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि उसका जब रिटर्न आए तो आप सबसे ज्यादा आप इंजॉय कर सकें। फिर आप दुनिया को टाइम तो आप दे ही पाएंगे। तो ये बात हाँ बिल्कुल सही है कि जो आपकी तपस्या का समय होता है उसको केवल तपस्या में ही लगाना चाहिए। चैनिका, एक ऐसा सवाल कि चूंकि सारे बच्चे अभी हमें देख ही रहे हैं, चूंकि आपने आरआरबी पीओ जो है वो क्रैक किया है, और इस साल बहुत सारे बच्चे आरआरबी पीओ का सपना देख रहे हैं कि मुझे भी जो है आरआरबी पीओ को फोड़ना है। हम्म। चैनिका की वो कौन सी एक श्योर शॉट स्ट्रेटेजी है कि देखो ऐसे करना काम बन जाएगा, ऐसे करोगे काम नहीं बनेगा, ये रास्ते से चलोगे काम बन जाएगा, ये रास्ते से चलोगे काम नहीं बनेगा, ये चीजें फॉलो कर लोगे हो जाएगा, नहीं फॉलो करोगे गड़बड़ा जाओगे। तो वो कौन से ऐसे मूल मंत्राज जो है वो चैनिका के हैं जो बच्चों को प्रोवाइड करना चाहेंगे, जिससे बच्चे इस साल जो है वो 100% अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लें? सर, एकदम स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन तो रहना ही चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। और ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स है तो अभी प्रीलिम्स का पढ़ेंगे, मेंस बाद में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस पढ़ेंगे। वैसा करेंगे तो कभी नहीं होगा। पहले से ही मेंस का सोच के करना पड़ेगा। और जीए का मेनली वो भी एक साथ डेली करते रहेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। बाद में जाके पढ़ेंगे तो ऐसा बोझ हो जाता है दिमाग में कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। अगर पहले से एक साथ सब मेंस प्रीलिम्स दोनों देख के चलेंगे तो उससे बहुत फायदा होता है। चलिए, आज हमने आई थिंक चैनिका से बहुत सारी बातें करी हैं, और जितने भी बच्चों की क्वेरीज थी वो सबको चैनिका ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। चैनिका, सबसे पहले आपको आरआरबी पीओ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपकी आखिरी जर्नी नहीं है, अभी आपने और भी बड़े प्लान कर रखे हैं। तो जी सर। उसके लिए भी आपको एडवांस में शुभकामनाएं, थैंक यू सर। ताकि ताकि आप जल्दी से उसको भी क्रैक करें, तो उसका भी इंटरव्यू जो है एक राउंड का और हो जाएगा, और वहां भी आपकी हम सिलेक्शन स्ट्रेटेजी जो है वो जानेंगे। जी सर। सो वंस अगेन चैनिका, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं अपने भविष्य के लिए, कि भविष्य में आप और बेहतर करें और अच्छा करें, माँ बाप का, टीचर का और अपने आप का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। थैंक यू सर। सो ये थी हमारे साथ चैनिका दास, जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने जानी है। इन्होंने इसी साल आरआरबी पीओ क्रैक किया है, और इन्होंने क्लियर कट स्ट्रेटेजी हमें बताई है कि अगर आप भी 2024 को फोकस करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए, आप भी 2024 में बैंक के अधिकारी जरूर बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।